नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही आपकी जो एलटी की जो प्रिपरेशन चल रही है वो बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं इसी कड़ी में आज आप लोगों के सामने एलटी का जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर का अत्यंत महत्वपूर्ण यूनिट जो फर्स्ट यूनिट है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और यूनिट 5वीं उससे भी अधिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो आज जो पहली यूनिट का जो टॉपिक मैं लेके उपस्थित हुआ हूँ वो शिक्षा की अवधारणाएं से रिलेटेड यहाँ पर एक मॉक टेस्ट ये होगा। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे साथ इन आंसरों के क्वेश्चन के आंसर देते हुए चलिएगा। जो क्वेश्चन मैं रिपीट करूँगा यहाँ पर से बोलूँगा तो उसके आंसर आप तुरंत ही उसका आंसर दीजिए, क्योंकि इससे आपका स्वमूल्यांकन होता हो चलेगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये क्या कह रहा है? शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। इस कार्य को किए बिना शिक्षा अपूर्ण कहलाती है। निम्न विचार या कथन किस विचारक के हैं, किस दार्शनिक के ये कथन है, तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला दिया है ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी सावित्रीबाई फुले या डी आपका डॉक्टर राधा कृष्णन, ये दिया है। तो दोस्तों, जो आपकी जो शिक्षा की जो अवधारणा है, जितने भी फिलोसफर दिए हुए हैं, तो फिलोसफरों से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये नहीं पूछे जाते हैं कि जो रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ, इन्हें जो नोबेल पुरस्कार कब मिला, ये इस प्रकार से चीज़ें नहीं पूछी जाती। ये पूछी जाती हैं कि इनके द्वारा जो शिक्षा के अंतर्गत जो इनके द्वारा जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं, जो इनके ज़्यादा जो थ्योरियाँ दी गई है, वही थ्योरियाँ पूछी जाती हैं। ठीक है, अब इसका आंसर क्या हो सकता है आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, जल्दी से दीजिए। मैं वेट कर रहा हूँ, जो भी इसे देख रहा है वो इसका आंसर तत्काल इसका आंसर दीजिए। चलिए, इसका आंसर आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये ऑप्शन है इसका क्या है, डी एज ए राइट आंसर है। ठीक है, जब हम बात करते हैं शिक्षा की, जब हम बात करें, थोड़ा शिक्षा को समझा दूँ। शिक्षा क्या होता है? ये शिक्षा विशिष्ट रूप से अगर कहें, शिक्षा का तात्पर्य औपचारिक, साथ ही अगर कहूँ अनौपचारिक रूप से आजीवन सीखते सिखाते रहना होता है। हम आजीवन क्या कहते हैं, शिक्षा का मेन उद्देश्य होता है जीवन में निरंतरता बनी रहती है। हम क्या करते हैं, सीखते रहते हैं, निरंतर कुछ ना कुछ हम अपने जीवन में सीखते रहते हैं, यही शिक्षा कहलाती है। अगर आप बेसिकली देखते हो, जिसके अंतर्गत मैं कहता हूँ औपचारिक अनौपचारिक रूप से हम क्या करते हैं, आजीवन सीखते रहते हैं। और अगर हम देखें तो शिक्षा का अगर देखें अर्थ है, औपचारिक रूप से अगर बात करें तो किसी शिक्षा संस्थान में शिक्षा ग्रहण करने से या फिर वर्तमान शिक्षा परिवेश में शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से विद्यार्थी में जो सीखने की प्रवृत्ति को उत्पन्न करना होता है, उसके अधिगम को करना पड़ता है। और जो ये शब्द कहे गए ना, शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए, ये जो शब्द थे, ये जो शब्द थे आपके डॉक्टर राधा कृष्णन के द्वारा ये कहे गए थे कि शिक्षा को मनुष्य क्या करता है, संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। इस कार्य को किए बिना शिक्षा अपूर्ण होती है। जब हम शिक्षा के उद्देश्य की जब बात करते हैं तो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, बहुत अधिक आवश्यक होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा समाज की आवश्यकताओं की अगर कहें वो लक्ष्यों पर वो आधारित नहीं होती, वो आपके सर्वांगीण विकास को गतिशीलता प्रदान करती है और समाज का कहीं ना कहीं निर्माण वो करती है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है कि दूसरे नंबर का प्रश्न, निम्न शिक्षा के विभिन्न स्रोतों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। शिक्षा के स्रोतों में हम बात करें जहाँ से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो आप क्या करते हैं, परिवार से शिक्षा ग्रहण करते हैं, समुदाय से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और स्कूल से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जो ये गिरजाघर है, गिरजाघर उसके स्रोत के अंतर्गत नहीं आ जाए तो ऑप्शन बी आपके यहाँ पर क्या राइट है। ठीक है, जितना भी जो चीज़ हम करते हैं ना, जब हम शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो जैसे क्या करते हैं, आप आपकी जो परिवार होता है, परिवार आपकी क्या है, पहली पाठशाला होती है जहाँ पर बच्चा सीखता है। ठीक है, जीवन के जो पहला कदम चलना सीखता है, बोलना सीखता है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद वो विद्यालय होता है, विद्यालय में वो समझता है किसी चीज़ को, जो चीज़ें वहाँ पर बताई जाती है, वो फिर जाके जो समाज है, समाज के दायरे में वो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है तीसरे नंबर का प्रश्न, ये कह रहा है प्रशिक्षण का उद्देश्य होता है। जब हम प्रशिक्षण देते हैं ना, तो प्रशिक्षण का जिसे हम ट्रेनिंग कहते हैं, तो ट्रेनिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है?
पढ़ना होता है, रोजगार देना होता है, ज्ञानवान बनाना होता है, कौशल विकास, साथ ही आपका संवर्धन करना होता है। चलिए आंसर दीजिए, जिसे भी इसका आंसर आता है वो तत्काल इसका आंसर दीजिए, मूक दर्शक बन के न बैठें। चलिए आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी, कौशल विकास तथा संवर्धन करना होता है। जब हम प्रशिक्षण कहते हैं ना, प्रशिक्षण क्या है, एक ऐसी क्रिया का एक श्रृंखला है ये, जिसमें क्या होता है, अनुदेशन करते हैं, हम अभ्यास करते हैं, ये चीज़ों को इसमें क्या गया सम्मिलित किया जाता है। इससे क्या होता है, जो उद्देश्य होते हैं ना, जीवन के जो उद्देश्य होते हैं, व्यवसाय को किसी विशेष पक्ष से संबंधित वांछित आदतों को उत्पन्न करना होता है, व्यवहार प्रकट करना होता है। अगर हम देख लें बेसिकली, अगर हम देखें ना इसको, कि एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे शिक्षण में निपुण होने के लिए व्यक्ति क्या करता है, आप लोग अगर शिक्षक बनना चाह रहे हैं, अगर शिक्षक बनने के लिए आप प्रयास कर रहे हो, तो आपने इससे पहले क्या किया, शिक्षक बनने के लिए आपने कुछ ट्रेनिंग ली होगी। वो ट्रेनिंग जैसे आपके बीएड किया होगा, कोई डीएलएड करता है, कोई एमएड करता है। तो ये क्या है, हमारी जो ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग से हमारे क्या होंगे, जो आप परीक्षा उत्तीर्ण करोगे, जो आप जब कक्ष में जाओगे, विद्यालय में जाओगे, तो आपको किसी भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे पूर्व आपने वो ट्रेनिंग ले चुके हैं किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना है। और जो आपने जो ट्रेनिंग ले रखी है उसका सहारा लेते हुए आज आप क्या करोगे, पढ़ाओगे बच्चों को। तकनीकी कौशल के विकास के लिए आप क्या करोगे, जो तकनीकी प्रशिक्षण जो आपने प्राप्त किया है अपने कॉलेज में, जो बीएड के दौरान, उनका प्रयोग क्या करोगे, बच्चों के कौशल विकास के लिए आप करोगे। तो यही क्या होता है, शिक्षण होता है। हम किसी ट्रेनिंग के माध्यम से उन चीज़ों को, जो हमारे डाउट हैं, उन चीज़ों को हम क्या करते हैं, दूर करते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होगे, चौथे नंबर का प्रश्न है, ये कह रहा है शिक्षण 4 चरणों वाली प्रतिक्रिया है, योजना, निर्देशित, मापन, साथ ही मूल्यांकन। यह कथन किसका है, ये आपको बताना। जो ये कथन दिया गया है, ये कथन किसका है, बटन का है, या हाफ तथा डकन का है, या फिर रूसो का है, पाल का है, मुनरो। तो ये किसका है, तो मैं आपको ये, इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी है, आपका ये बी, हाफ तथा टंडन टगन का ये है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 21वें नंबर का प्रश्न है। यह कह रहा है 21वीं शताब्दी में संस्कृति की चुनौतियों में से सबसे प्रमुख कौन सी है, ये आपको बताना। ठीक है, अब कौन सी है, रोजगार प्रद का न होना, या आधुनिक का न होना, सस्ती होना, वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप न होना। तो क्या हो सकता है, तो इसका आंसर दीजिए। ये जो भी जिसे भी आता है क्वेश्चन का आंसर बेझिझक आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार की इसमें संकोच ना करें। देखिए, इसका जो राइट आंसर है ये है आधुनिक ना होना। ठीक है, जो हमारे सामने जो चुनौतियां आती हैं वो आधुनिक ना होना होता है। 21वीं शताब्दी में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो आधुनिक ना होना है, क्योंकि आज की तिथि में अगर आप देखोगे सारा कुछ ऑनलाइन है, सारे कुछ मल्टीमीडिया का ज़माना है, तो आधुनिक होना हमें अत्यंत आवश्यक हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। अब बात करेंगे छठे नंबर का प्रश्न। छठे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, संस्कृतिकरण का अर्थ है। इसका अर्थ क्या है, संस्कृतिकरण का अर्थ के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है, यहाँ पर मुख्य विचारों संस्कारों को ग्रहण करना, ज्ञान देना होगा, नकल करना होता है, अपने विचार दूसरों पर थोपना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, चलिए आंसर दीजिए। मुझे लगता है उन्होंने सभी बच्चों को इसका आंसर आ चुका होगा। देखिए, इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपका क्या होगा, ए एज ए राइट आंसर होगा। ठीक है, मुख्य विचारों और साथ ही संस्कारों को ग्रहण करना ये होता है। ठीक है दोस्तों, अत्यंत महत्वपूर्ण ये अपने आप में। अब जब हम बात कर ही रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ आप देखिएगा। ठीक, अगले प्रश्न के हम बढ़ रहे हैं। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति कई भाषाओं का उपयोग करने की क्षमता को संदर्भित करता है, वो कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति को कई भाषाओं को बोलना या उसमें लिखना, उसमें दक्षता हासिल है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जा सकता है, बहुभाषी का विद्वान कहा जाता है, ज्ञानी कहा जाता है, विचारक कहा जा सकता है। तो ऐसे स्थिति में उस व्यक्ति को क्या कहा जा सकता है, ये आपको बताना है। जिस व्यक्ति को क्या है, ये
अन्य कई भाषाएं आती हैं, तो इस कंडीशन में उसको हम क्या कहेंगे, तो ये आपको बताना है। ठीक है, क्या होगा आंसर? चलिए आंसर, इसका आंसर दीजिए जिसे भी आता है। चलिए, वो व्यक्ति होगा आपका बहुभाषी, वो होगा। ठीक है, अब जब हम बहुभाषी की बात कर रहे हैं तो बहुभाषी ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं जिसके अंदर ऐसी क्षमता होती है जो संचार में आसानी से क्या कर सकता है, संसार आसानी से किसी भी स्थिति पर या किसी भी भाषा को बोल सकता है, लिख सकता है, समझ सकता है। बहुभाषावाद को कोड स्पीच से उसके अर्थ को विभिन्न तरीके से समझा सकता है। बहुभाषा एक व्यक्ति की कई भाषाओं का उपयोग करने की क्षमता को संदर्भित करता है और साथ ही वो जिन भाषाओं में स्पीच दे सकता है उस भाषा का उपयोग करता है। बहुभाषाई की अगर हम बात करें तो कई भाषाओं का इसमें अभ्यास करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर अगर कहीं बिना किसी कठिनाई के उस भाषा में वो स्पीच देने में सक्षम होता है। और अगर हम कहें जो बहुभाषी होती है, जो बहुभाषावाद होता है, इसमें क्या है, दोनों के बीच एक अंतर होता है। बहुभाषी उन स्थितियों से जुड़ा होता है जहां समाज में कई भाषाएं एक साथ मौजूद होती हैं लेकिन उनका प्रयोग अलग अलग होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। 8वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है शिक्षकों की सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकीकरण में क्या भूमिका होती है? ज्ञान देना होता है, विचार करना होता है, विद्यार्थी को संतुष्ट करना होता है, सामाजिक संस्कृति मूल्य पैदा करना होता है। तो इसका क्या आंसर हो सकता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर क्या हो सकता है, आंसर दीजिए। चलिए मैं इसका आंसर देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो आपका सामाजिक संस्कृति मूल्य पैदा करना होता है। एक शिक्षक की सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण की जब भूमिका की बात करते हैं तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि शिक्षक की भूमिकाएं क्या होती हैं, शिक्षक अपनी भूमिकाओं में किस प्रकार से अपने आप को अपनी भूमिका को निर्वाह करता है। देखिए, जब मैं बात करूं आपसे कि जब शिक्षक की बेसिकली अगर आप देखोगे तो भावात्मक रूप से या फिर कहीं सामाजिक रूप से देखें या फिर राष्ट्रीय एकीकरण के रूप में जो शिक्षक की जो भूमिका होती है विद्यालय में, न केवल शिक्षा का एक औचित समाधान होता है, ये साधन होता है, बल्कि अगर हम कहें बच्चों को समाजीकरण की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उनको तीव्र गति वहाँ पर प्रदान की जाती है शिक्षक द्वारा। और विद्यालय के इस कार्य में जो बहुत ज़्यादा जो महत्वपूर्ण अपनी भूमिका जो निर्वाह करता है, जो अपनी पृष्ठभूमि को सारथी रूप में महत्वपूर्ण हो जाती है, वो शिक्षक की भूमिका होती है। परिवार क्या होता है, परिवार के जब बच्चा पहले परिवार में होता है, परिवार के बाद जब बच्चा क्या करता है विद्यालय में आया, जब प्रवेश उसे मिलता है तो अध्यापक ही वो स्रोत होता है जो उसको शिक्षा से परिपूर्ण करता है, या शिक्षा जो प्रदान करता है वो शिक्षक द्वारा ही प्रदान की जाती है। और बच्चे को वो क्या करता है, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य उसके अंदर पैदा करता है और समाज में संस्कृति के जो चीज़ें हैं वो मान्य उसको होते हैं। और स्कूल में खेल प्रतिक्रियाएं द्वारा बच्चे सहयोग या अनुशासन या कहें सामूहिक रूप में कार्य करना सीखते हैं। और विद्यालय में बच्चे जो आधारभूत जो सामाजिक व्यवहार होते हैं ना, उन व्यवहार के सिद्धांतों की उसके अंदर नींव डाली जाती है। जहाँ पर हम सामाजिकरण की जब बात करते हैं तो सामाजिकरण की जो प्रतिक्रिया को अगर हम बात करें तो वो जो तीव्र गति वो प्रदान करता है। तो जब तीव्र गति प्रदान करता है तो उसके लिए शिक्षक का सर्वप्रथम कार्य ये होता है कि वो बालक के माता पिता से संपर्क स्थापित करे, उनकी रुचियों के बारे में उसको अवगत करे, उसकी मनोवृत्तियाँ कैसी हैं उसके विषय में ज्ञान प्राप्त करे और उसी के अनुसार वो बच्चे को क्या करे, उसको डेवलप करता है या उसका सर्वांगीण विकास करने का प्रयत्न करता है। जो भी शिक्षक होता है, शिक्षक को हमेशा ये चाहिए कि वो स्कूल में जितने भी अलग अलग सामाजिक योजनाएं द्वारा बच्चे को क्या कहते हैं समूह में क्या कहते हैं क्रियान्वित किया है, उसको सक्रिय रूप में समाज में जो कार्य कर रहा है, स्कूल में जो गतिविधियां होती हैं उन गतिविधियों में क्या करे शिक्षक उनको कार्य करवाए और उनका सामाजिक विकास करे, सर्वांगीण विकास करे। ये चीज़ क्या होती है, बच्चे को सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं या कहीं मूल्यों या मानकों की बात करें, वो ज्ञान देकर उसको सामाजिकरण की उसके अंदर तीव्रता और सहायक सिद्ध ये कौन करता है, वो शिक्षक द्वारा किया जाता है। ठीक है, 9वें नंबर का प्रश्न देखिए, ये कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितने प्रकार के न्याय की बात करती है और सुनिश्चित करती है। यहाँ पर 3 दिए हैं, 4 दिए हैं, 2 दिए हैं, 1 दिए है। तो कितने प्रकार के न्याय सुनिश्चित करती है ये आपको बताना है। तो दोस्तों जो ये
करती हैं वो आपके 3 प्रकार के न्याय सुनिश्चित करती हैं भारत के प्रस्तावना में। एक तो स्वतंत्रता होती है, एक न्याय होती है, समानता को ये कहते हैं। अगर हम बात करें ना तो ये बेसिकली मैंने उसको आपके भाग बता दिए। जब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में, जब हम न्याय की बात करते हैं तो न्याय की 3 भागों में उसको विभाजित किया जाता है। एक सामाजिक न्याय होता है, एक आर्थिक न्याय होता है, एक राजनीतिक न्याय में हमने क्या किया, इसको विभाजित किया है। जब हम जस्टिस की बात करते हैं तो ये मूल अधिकारों की अवधारणा अत्यंत विस्तृत हो जाती है। इसमें क्या होता है, सभी जो व्यक्तियों के बीच में और राज्य के बीच में न्यायपूर्ण संबंधों को केंद्रित करता है। तो बेसिकली अगर देखोगे तो 3 न्याय होते हैं, 3 न्यायों की बात करती है, जहाँ पर आपको सामाजिक न्याय की बात होती है, आर्थिक न्याय की बात होती है और राजनीतिक न्याय की बातों में हम उसको विभाजित कर देते हैं। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना कितने प्रकार को स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है? 2, 3, 1, 5। तो स्वतंत्रता की बात करें तो फ्रीडम की हम बात करें तो फ्रीडम कितनी प्रकार से वो हो सकती है? तो दोस्तों का आप बताइए आंसर क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके 5 होगा। ऑप्शन डी एज ए राइट आपका ये होगा। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करें। जब हम किसकी बात करते हैं, संविधान की जो प्रस्तावना में हम जब फ्रीडम की बात करते हैं, जब फ्रीडम किस प्रकार से होता है, तो फ्रीडम की अगर हम बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, संविधान ने प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, ये आप सभी को पता है। तो जब संपूर्ण देश में अगर बात करें तो स्वतंत्र भ्रमण करने के साथ ही किसी भी देश के भाग में रहने का अधिकार और वहाँ पर स्थान चुनने का अधिकार, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का अधिकार दिया है, अपनी निजी संपत्ति की या कहीं संस्कृति को धारण करने का अधिकार, धर्म संप्रदाय का अधिकार दिया गया है, किसी को अपने धर्म के कारण किसी सार्वजनिक संस्थान का प्रयोग करने से नहीं रोका जा सकता है। और साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि जो संविधान है स्वतंत्रता की रक्षा के लिए और शोषण से रक्षा के लिए अनेक अधिकार क्या कहते हैं, जो अधिकार हैं भारत के नागरिक को संविधान द्वारा दिए गए हैं और इनका उपयोग उचित रूप में तब तक नहीं किया जा सकता जब तक किसी भी व्यक्ति को उसकी जो भावनाएं हैं उन भावनाओं से वो ग्रहण करें और जिससे कि वो भावनाएं आदान प्रदान किए जा सकते हैं। बेसिकली अगर देखोगे जो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें संविधान द्वारा दी गई, बाबा साहब का जो ये शानदार संविधान जो उनके द्वारा रचा गया है, तो इसके लिए शिक्षा की जो महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाती हैं, इसमें ये सत्य है कि अभिव्यक्ति का अधिकार लोगों को अपने विचार प्रकट करने के लिए दिया गया है। जब कोई व्यक्ति इसका उपयोग राष्ट्र की एकता व अखंडता के खिलाफ और सामाजिक भाव के खिलाफ करता है तो इसका दुरुपयोग माना जाता है और इस प्रकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए हमें जो नागरिकों को शिक्षित करना अनिवार्य हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। अब स्वतंत्रता का अधिकार क्यों आवश्यक है? ये कह रहा है कि राज्य में व्यक्तियों की रक्षा के लिए, कानून व्यवस्था को चुनौती देने के लिए या व्यापार समृद्ध करने के लिए, हथियारबंद लोगों का संगठन बनाने के लिए। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन जल्दी बताइए, ऑप्शन क्या होगा जल्दी से बताइए। इसका राइट जो होगा ऑप्शन ए एज ए राइट होगा। ठीक है, अब इसमें क्या हमें क्या कहते हैं, हमें अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि हम अपनी बातों को स्पष्ट तौर पर रख सकते हैं। जो भारत के संविधान द्वारा जो हमें चीज़ें दी गई हैं, जो हमारे अधिकार है, चाहे वो निजी संस्कृति का हो, धर्म का हो, स्वतंत्रता का हो, भ्रमण का हो, कहीं पर भी हम रह सकते हैं, धर्म की, तो सभी चीज़ों का अधिकार कौन देता है? ये हमें हमारा भारतीय संविधान ये देता है, उसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, अब बात करेंगे 12 नंबर का वकाय अभिव्यक्ति का अधिकार लोगों को दिया गया घूमने के लिए, अबाध रूप में आवागम, विचार प्रकट करने के लिए, व्यापार व्यवसाय के लिए। तो किस रूप में ये दिया गया है? तो ये आपको बताना है दोस्तों, इसमें क्या क्या अपने विचारों को प्रकट करने के लिए ये हमें अभिव्यक्ति का ये अधिकार जो दिया गया है वो हमारे संविधान द्वारा हमें दिया। हम अपनी बातों को खुलकर रख सकते हैं, तो ये अधिकार हमें हमारा संविधान देता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि समानता का अधिकार व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता को मान्यता देता है। इसका उल्लेख मिलता है संविधान में, मिलता है इतिहास में, मिलता है ये गीता में मिलता है या कुरान में मिलता है। तो बेसिकली आप सभी को पता है कि हमारे जो समानता का अधिकार है वो हमारे संविधान ने हमें दिया है। जब हम संविधान की बात की, इक्वलिटी की जब आप बात करते हैं, इसका जो अर्थ है कि समाज की उस स्थिति से है जिसमें
समाज के सभी लोग समान अधिकार प्रतिष्ठा रखते हैं। ये अधिकार देश के कानून के समक्ष हम सबको क्या कहता है, बराबर का ये मान्यता ये प्रदान करती है। प्रत्येक नागरिक को कानून का संरक्षण प्राप्त करने के लिए ये अधिकार दिए रहते हैं। कानून किसी भी नागरिक के साथ जाति वर्ग की बात करें या धर्म के आधार पर करें, ये भेदभाव नहीं करता है। आप सभी को ये भी पता होगा, कानून सबके लिए समान है और समानता का अधिकार उस समय से ही प्रभावपूर्ण होता है जब इसके व्यवहार में लाने वाले योग्य होते हैं, और ये योग्यता शिक्षा से ही आती है। ये आपको पता होगा। यह अधिकार व्यक्ति की गरिमा और साथ ही राष्ट्र की एकता को मान्यता देती है। जब हम बात करते हैं समानता की, तो स्वतंत्रता, समानता, न्याय के अधिकार संविधान द्वारा हमें दिए गए हैं। तो 3 अधिकार हमने इससे पूर्व आपको बताए थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 14 नंबर का प्रश्न है, संविधान मान्यता नहीं देता है। किस चीज़ की मान्यता नहीं देता है? अधिकार को या कर्तव्य की या नागरिकता या क्षेत्रवाद। तो बेसिकली आपको ये बताया क्षेत्रवाद की मान्यता नहीं देता है। अब ये कह रहा है कि 15 नंबर का आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे, बंधुत्व के संवैधानिक प्रावधान हैं संविधान में, इतिहास में, भूगोल में या फिर गणित में। ये आपको बताना है दोस्तों। जिसे भी क्वेश्चन का आंसर आता है वो आप तत्काल इसका आंसर देते हुए चलिएगा। जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें संविधान में या इतिहास में, भूगोल में, तो ऑब्वियसली आपको ये पता होगा कि सभी को इसका आंसर आता है ऑप्शन ए इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे, कह रहा है कि 16 नंबर का प्रश्न है कि संविधान में बंधुत्व को कहाँ परिभाषित किया गया? भाग 1 में या भाग 2 में, भाग 4 क में या भाग 9 में। तो ये आपको बताना है दोस्तों, कहाँ पर इसको परिभाषित किया गया है, किस चीज़ को, संविधान की बंधुत्व की जब हम बात करते हैं तो कहाँ पर इसको परिभाषित किया गया है। तो इसका जो परिभाषित किया गया है भाग क ये 4 में, क में दिया गया है। ऑप्शन सी इसका एज ए राइट है, ठीक है। अब देखिए बंधुत्व से क्या आश्रय है, अगर कहें अभिप्राय है तो प्रेम से है, देश से है या स्पर्श से है, भाईचारे। तो बेसिकली आप सभी को पता होगा कि भाईचारा ही ये बंधुत्व को कहा जाता है। देखिए बंधुत्व का अर्थ है जब हम कहते हैं कि भाईचारे की भावना पैदा करना होता है, और भारतीय संविधान में एकल नागरिक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को कहीं ना कहीं प्रेरित किया गया है, उसको प्रोत्साहित किया गया है। और मौलिक अधिकार की जब हम मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं ना, 51A के अंतर्गत भी ये कहते हैं कि प्रत्येक भारत के नागरिक का कर्तव्य है कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या भी वर्ण विविधता से ऊपर उठकर सद्भाव या सदृक्ष से एक आपसी भाईचारे की भावनाओं को प्रोत्साहित करेगा। बंधुत्व 2 बातों पर सुनिश्चित करती है, एक तो व्यक्ति के समान, एक देश की एकता अखंडता को सुनिश्चित करती है। तो यह बात करके अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि 18 नंबर का प्रश्न दे रहा है कि बंधुत्व 2 बातों को सुनिश्चित करती है। कौन कौन सी बातें हैं मैंने अभी आपको बताया। तो ये जो करती है देश की अखंडता, देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करती है। ऑब्वियसली ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि 19 नंबर का प्रश्न है, शिक्षण एक बहुआयामी संकल्पना है, यह इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान को उपलब्ध कराना होता है, जीवोपार्जन्य उपलब्ध कराना होता है, सी संयोग की भावना विकसित करना होता है, डी आपकी समस्या का निदान करना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? देखिए ज्ञान को क्या करना है, उपलब्ध करना होता है, याद रखिएगा, ठीक है। बेसिकली आप सभी को इसका पता होगा, शिक्षण बहुआयामी हम जब बात करते हैं तो इसका मेन उद्देश्य यही होता है, ठीक है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो ये अगला प्रश्न क्या कर रहा है, हाफ ए टंडन के अनुसार शिक्षण कितने चरणों वाली प्रतिक्रिया है, ये आपको बताना है। 4 है, 2 है, 5 है, 6 है। तो इससे पूर्व ये क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन को मैंने बताया भी था। तो दोस्तों 4 चरणों वाली मानी गई है, 4 चरणों की ये होती है। तो जब मैंने इसको पूर्व में बताया था तो उसके 4 चरण होते हैं, ये कहा था मैंने। एक तो योजना होता है, निर्देशन होता है, मापन होता है, मूल्यांकन होता है। तो 4 भागों में से विभाजित किया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे 21 नंबर का प्रश्न है, ये कह रहा है कि भारतीय संविधान एकल नागरिकता तंत्र के माध्यम से किसी भावना को प्रोत्साहित करना चाहता है, भाईचारे की भावना, आपसी धर्मपरायणता की, एकता, सद्भावना की, अखंडता, संप्रभुत्वता की। तो ये क्या कहा गया है? चलिए आंसर दीजिए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपकी श्रृंखला है। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा जो श्रृंखला प्रस्तुत की जा रही है वो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो भाईचारे की भावनाओं को
पैदा करता है। ठीक है, हमें हमेशा क्या होना चाहिए, एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, भाइयों की तरह रहना चाहिए, ना धर्म जाति से उठकर हमें एक मनुष्य की भांति हमें क्या करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। जिस उद्देश्य से हम इस धरातल पर पैदा हुए हैं, हम इसलिए पैदा नहीं हुए कि हम जातिवाद करें, एक दूसरे पे छिटाकशी करें, धर्म की अखंडता या किसी धर्म या उसकी आलोचना करें। सभी धर्म अपनी संस्कृति, अपनी विरासत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। अब बात करेंगे 22 नंबर का प्रश्न। 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा और उसके आरक्षण रखना किसके तहत उल्लेखित प्रावधान है? संविधान की प्रस्तावना में है, राज्य की नीति निर्देशों तथा मौलिक अधिकारों का क्या है? आपके मौलिक कर्तव्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो सकता है, बताइए, जिसे भी आता है, कि मुझे लगता है सभी को इसका आंसर आता होगा। देखिए दोस्तों, ये जो ये कहा गया है, ये ऑप्शन डी आपके मौलिक कर्तव्यों में इस चीज़ को किया गया, रखा गया। मौलिक कर्तव्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए, ठीक है, जो संविधान में विश्वास करता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये कह रहा है कि शैक्षिक उपलब्धि पर किसके प्रभाव को शैक्षिक अवसर में एक महत्वपूर्ण बाधा के रूप में माना जाता है? धार्मिकता, निर्धनता, असमानता, बेरोजगारी। तो क्या हो सकता है, क्या चीज़ एक बाधा के रूप में पहचानी जाती है शिक्षा के क्षेत्र में? तो क्या हो सकती है, चलिए अपने दिमाग में जोर डालिए, क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, वो निर्धनता सबसे बड़ी चीज़ होती है। निर्धनता इसकी वजह से क्या होता है, हम अपने जो आगे की जो हमारी पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं हम उससे वंचित हो जाते हैं। तो निर्धनता भी क्या है, शैक्षिक उपलब्धि प्रभाव में शैक्षिक अवसरों के महत्वपूर्ण बाधा के रूप में हमारे सामने उभर के आती हैं। ठीक है, अब बाधा क्यों आती है? जब हमारे पास उस चीज़ के लिए, या हम कोई कोर्स कर रहे हैं, हम कुछ पढ़ रहे हैं, तो अगर हमारे पास उसको कराई करने के लिए, किताबें खरीद ले, उसके लिए अगर हमारे पास पैसे नहीं है, फिर स्कूल की फीस सबमिट करने के लिए पैसे नहीं है, तो हम कहाँ से पढ़ पाएंगे? ठीक है, ये सबसे बड़ी बाधा हमारे सामने आती हैं। अब देखिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे, ये कह रहा है, समाजशास्त्री साहित्य में संस्कृतिकृत की अवधारणा को लाने का श्रेय किसे जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, तो 4 ऑप्शन में से किसको? क्रोको, MC मजुमदार को, मनोनोर, या फिर डॉक्टर MN श्रीवास्तव। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, तो जल्दी बताइए दोस्तों। इसका जो आंसर है आपका डॉक्टर MN श्रीनिवास को माना गया है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हो 25वें नंबर का प्रश्न है। ये 25वें नंबर की क्या है, किसी क्रिया या अभिक्रिया द्वारा मूल्यों, विचारों और कृतियों इत्यादि को ग्रहण किया जाता है, राजनीतिकरण या धार्मिकरण या सांस्कृतिकरण या देशीकरण। तो क्या किया जा सकता है? तो इसका अगर हम बात करें सांस्कृतिकरण की, हम यहाँ पर बात करते हैं, तो इससे पूर्व भी संस्कृतिकरण शब्द एक सामने आया था। तो संस्कृतिकरण शब्द जो है, हमने ऊपर से कहा था कि जो ये शब्द दिया गया था, जो इसकी व्याख्या जो की गई थी, डॉक्टर MN श्रीनिवासन ने अपनी जो पुस्तक थी चेंज इन मीडियन इंडिया में जो लिखा था इन्होंने, संस्कृतिकरण प्रतिक्रिया, जिसके द्वारा कई ऐसे हिंदू जाति या कोई ऐसी जनजाति या कहें समूह किसी उच्च और प्राय द्विजाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचार और जीवन पद्धति को बदलता है। आमतौर पर ऐसे परिवर्तन के बाद वह जाति स्थानीय समाज में परंपरागत रूप से जाति सोपान में जो स्थिति या स्थान उसे मिलता है और उसे ऊंचे स्थान का दावा करने लगती है, और साधारणतः बहुत दिनों तक वास्तव में एक दो पीढ़ियां का दावा करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। जब हम बात करते हैं इन चीज़ों की, तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, संस्कृतिकरण क्या है? इसकी जो अवधारणा है ना, भारत में जो जाति प्रथा की संरचना और में होने वाले परिवर्तन को समझने का प्रयत्न करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें इसमें आ जाती। अब देखिए इस कड़ी का अंतिम प्रश्न है, ये कह रहा है कि वह स्थिति जहाँ एक समाज में कई भाषाएं एक साथ मौजूद होती हैं, तो वो क्या कहलाई जाती हैं? तो अगर एक समाज में कई भाषाएं अगर विद्यमान हैं, तो आपको ये पता होगा ये बहुभाषी है, बहुसंस्कृतिवादी है, बहुजाति या बहुधर्म। तो बेसिकली जहाँ पर बहुत जाति हैं, भाषाएं हैं, तो वहाँ पर बहुभाषावाद इसे कहा जाता है। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार की वीडियो मैं निरंतर लेते हुए आऊँगा, जिससे कि आपकी LT की जो प्रिपरेशन में हेल्प हो सके।
तो तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।